अब उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो मंडियों में माल आना स्टार्ट हो जाता है महाराष्ट्र का। अच्छा। अब महाराष्ट्र के सामने हमारे यहाँ का माल बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है जी। अब इसको कैसे बचाएं कि जो मार्च में ये बिके। अब इसकी जो सेल होगी वो होगी आपकी मार्च और अप्रैल के महीने में। अच्छा अच्छा। और उस समय हमारे यहाँ पे मुस्लिम भाइयों का चलता है रमजान। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय पपीता नहीं रहता है, तो ये पपीते का रेट जो है बहुत अच्छा मिलेगा। काफी अच्छा हो सकता है 40 रुपए रुपये किलो मिल जाए, हो सकता है 60 रुपये किलो मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज करो इस बगीचे के अंदर 60 किलो माल आया, 70 किलो माल आया, फिर भी एवरेज 10-15 किलो माल इस पे है। हाँ। तो अगर 40 रुपये किलो अगर जाता है और 15 किलो एवरेज निकल के आते तो 60-600 रुपये का पेड़ बैठा है। बिल्कुल। इस बगीचे के अंदर लगभग 1000-1200 पेड़ हैं। हाँ। तो आराम से किसान को 6 लाख रुपए मिल जाएगा। मैं लीज वाले किसानों को मोस्टली ये कहूँगा कि यदि आप लीज पे लेकर के खेती करते हो तो पपीते से अच्छा कोई खेती नहीं है। लीज पे लेकर के लेंगे, मानो आपको 7,000 रुपये बीघे मिला, 8,000 रुपये बीघे मिला, फिर भी आपको प्रॉफिट रहना है इस खेती के अंदर। आज मैं बात कर रहा हूँ पपाया फार्मिंग से रिलेटेड। और किसान भाइयों, ये YouTube की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है अब तक में, और साथ साथ में हमारे चैनल पर भी, क्योंकि इसमें हमने A to Z इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप अगर स्किप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी वीडियो के आप जाल में फंस सकते हैं। ये जो आप फार्म देख रहे हैं, तो जैसे अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, तो इस फार्म में बहुत सारी गलती हो रखी है, जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से उनका ध्यान करके अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं पपाया की, और अच्छे से मुनाफा भी कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों करते हैं बात। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं थोड़ा सा आपका इंट्रो चाहूँगा। नमस्कार मेरे व्यूअर्स को, स्वास्थ्य एग्रोबायोटिक की तरफ से नमस्कार। सर मैं नीरज शर्मा, मैं खुर्जा जिला बुलंदशहर से हूँ। जी मेरी एक नर्सरी है। अच्छा। और मेरे यहाँ पे ये पपीते की खेती और केले की खेती वाली अन्य किसानों को हम लोग गाइड करते हैं। ठीक 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 ठीक। तो जैसे अभी आप ये फार्म देख रहे हैं, सर्दी की वजह से इसमें काफ़ी दिक्कतें आ चुकी है, जैसे आप देख रहे हो, जैसे बीमारी आना। ठीक है, तो ये किस कारण बस ऐसा हुआ, फिर फार्मर की कहाँ पे इसमें ऐसे गलती हुई कि भाई इस प्रकार की इसके अंदर दिक्कतें आ गई? सर इसमें फार्मर की कोई गलती नहीं है। फार्मर ने अपने पौध बुक कराई है, पौध लेकर के आए, जो भी नर्सरी वाले ने उनको गाइड किया उसी तरीके से वो लोग कर रहे हैं। हाँ जी। मैं आपको पपीते के केस में बता दूं जी, क्योंकि पपीता जो है हमारे यूपी में, हाँ जी, यूपी बिहार जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक्सट्रीम ठंड रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंड रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ बरसात होती है। बिल्कुल। अब हम यहाँ पे पपीते की खेती करने के लिए हमने ना प्रिकॉशनरी करना होता है। ठीक। देखिए ये जो जगह है ये मुजफ्फरनगर जिले में पड़ रही है जी, लेकिन हमारे यहाँ पे ना ठंड, गर्मी और बरसात तीनों एक साथ ठीक ठाक रहती हैं। हाँ, तीनों मौसम आते हैं। अब हमें क्या है कि इसमें देखिए फ्रूट भी अच्छा आया है इस बगीचे के अंदर, प्लांट्स भी अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कमी क्या है कि जो इन्होंने ये लगा रखा है, देखिए ये ठंड से बचाने के लिए। हाँ, ये जो कवर किया हुआ है, ये जो प्लांट पौधरोपण जो की है इन्होंने, ये फरवरी मार्च वाली की है। हाँ जी। तो फरवरी मार्च वाले केस में क्या होता है, हाँ जी, जब हम फरवरी मार्च में जो पौधरोपण करते हैं तो इसको लगभग 80 से 90 दिन में फ्लावर्स आना होता है। अच्छा। और 80 से 90 दिन फ्लावर्स आने के बाद में स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लोग खाद पानी जो भी देते हैं जी। फिर क्या है कि हमारा अक्टूबर में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक। तो अक्टूबर में हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने के बाद में ये आपका जब तक हमारे यहाँ पर टेम्परेचर सही रहता है तब तक इसमें हमारी हार्वेस्टिंग होगी जी। उसके बाद में क्या है कि हमारे यहाँ पे पाला और कोहरा आना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, जबकि बिल्कुल, पपीते को कोहरा और पाला बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। अब इस केस में किसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे मान के चलिए अगर एक पेड़ पे जो कोई भी पपीता आप लगा रहे हो, मान के चलो उसे 50 किलो 60 किलो फ्रूट आया जी, तो उसका जो लगभग 70% जो हार्वेस्टिंग है वो आपकी दिसंबर फर्स्ट वीक से हो जानी है। बिल्कुल। अब उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो मंडियों में माल आना स्टार्ट हो जाता है महाराष्ट्र का। अच्छा। अब महाराष्ट्र के सामने हमारे यहाँ का माल बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है जी। अब इसको कैसे बचाएं कि जो मार्च में ये बिके। अच्छा अच्छा। अब यहीं पे किसानों को क्या है कि जैसे अभी अब देखो ये किसानों ने गलती कर रखी है यहाँ पे, इन्होंने क्या है कि बोरी की जगह या क्रॉप या फ्रूट कवर की जगह इन्होंने साड़ी लगा दी है। अब साड़ी क्या है, ये पाले को नहीं रोक पाएगी किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसमें हवा भी और पाला भी अंदर जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, ठंड नहीं रोक सकती। यहाँ पे फार्मर को क्या करना चाहिए, हाँ जी, 10 रुपए 15 रुपए की बोरी आती है, बोरी को फाड़ो जी, और इस तरीके से पूरी तरीके से इसे कवर कर दो नीचे से। बिल्कुल। तो ये बच जाएगा। अच्छा। अब इसकी जो सेल होगी वो होगी आपकी मार्च और अप्रैल के महीने में। अच्छा अच्छा। और उस समय
हमारे यहाँ पे मुस्लिम भाइयों का चलता है रमजान, बिल्कुल बिल्कुल, और उस समय पपीता नहीं रहता है, तो ये पपीते का रेट जो है बहुत अच्छा मिलेगा। काफी अच्छा हो सकता है रेट 40 रुपए किलो मिल जाए, हो सकता है 60 रुपए किलो मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज करो इस बगीचे के अंदर 60 किलो माल आया, 70 किलो माल आया, फिर भी एवरेज 10-15 किलो माल इस पे है। हाँ, तो अगर 40 रुपए किलो अगर जाता है और 15 किलो एवरेज निकल के आते तो 60-600 रुपए का पेड़ बैठा है। बिल्कुल। इस बगीचे के अंदर लगभग 1000-1200 पेड़ हैं। हाँ। तो आराम से किसान को 6 लाख रुपए मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मिलेगा तभी ये क्रॉप कवर लगाएंगे। ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए, जैसे आपको इतना ज्ञान है पपाया से रिलेटेड, जो किसान भाई करते हैं अपने, वो कौन कौन ऐसे किसान हैं जो इस फार्मिंग को कर सकते हैं? देखिए किसान है ना 3 तरीके के होते हैं। हाँ जी। एक किसान ऐसा होता है जिसके पास कम जमीन है, हाँ जी, और पूरा जीवन यापन वो खेती से कर रहे हैं वो। बिल्कुल। दूसरे किसान ऐसे होते हैं जो उनके पास ज़मीन ज़्यादा है जी, और उनका कोई ना कोई जो बच्चा है, हाँ जी, वो या तो फॉरेन में है या कोई सरकारी एम्प्लॉय है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे किसान वो होते हैं जिनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उसके पास करने वाला नहीं होता है, जी, तो उनकी ज़मीनें पड़ी रहती हैं। अब जो किसान खेती में बिल्कुल लगा हुआ है वो इस खेती को कर लेता है, और जो इंडस्ट्री वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो लोग इस खेती को नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सारी जो ज़मीनें होती हैं पूरा लेबर पर डिपेंड होता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि पपीते के केस में पपीते को, ये जो पपीते की खेती है ये फुली न्यूट्रिएंट्स वाली खेती है। अच्छा। अगर हमने इसको न्यूट्रिएंट देना बंद कर दिया तो पपीते की खेती में बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें जो भी हम लोग खाद न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं वो टाइम टू टाइम देना चाहिए। अच्छा अच्छा। नहीं तो फ्लावर फ्रूटिंग सेट से सेट नहीं होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर दूसरी ये भी है एक क्वेश्चन, किसान भाई से कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? जैसे हमारा ये अभी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट हो गया जो अपने उत्तर प्रदेश में है, फिर जैसे एमपी भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, और राजस्थान है, हरियाणा है, तो उसके लिए वैरायटी सबसे बढ़िया कौन सी है? और फिर देखिए मैं आपको बता दूं जी, जो पपीते के लिए क्षेत्र है पूरा भारत में पपीता हो सकता है, बिल्कुल, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है। लेकिन हर जिले का, हर स्टेट का, हाँ जी, जो पौधरोपण का समय सबका अलग अलग है। अच्छे। जब भी हम पौध रोपें खेत के अंदर, उस समय हमारे यहाँ पे 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी। अभी क्या है कि पपीता जैसे आपका जो ज़्यादा होता है जी, महाराष्ट्र में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, गुजरात में होता है, कर्नाटका में होता है। वहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छी लोग खेती करते हैं जी। दूसरे गाँव में बड़ी बड़ी नर्सरियाँ हुई हैं, लोगों को प्रॉपर तरीके से लोग गाइड भी करते हैं, और किसान भी बहुत समझदार किसान है वहाँ पे। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं बिहार की, पंजाब की, हरियाणा की, उत्तराखंड और आपका ये झारखंड का जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे किसान हैं, उनको समझाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ पे जो पपीता लगता है वो 3 बार लगता है। पहला जो सीजन लगता है वो लगता है हमारा 15 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक लगता है। हार्डली आप 15 अप्रैल तक आप जा सकते हो, लेकिन 15 अप्रैल के बाद में क्या होता है, टेम्परेचर हमारे यहाँ बढ़ जाता है जी, जो टेम्परेचर हमारा 40+ जाता है, तो 40+ में क्या है, पौधे हमारे जलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड सीजन होता है हमारा जुलाई अगस्त का। जी। जुलाई अगस्त में क्या होता है कि जिन फार्मरों को कच्चा माल बेचना होता है वो लोग क्या है कि जुलाई अगस्त में पौधा लगाते हैं और दिसंबर में जाते जाते उसको पूरा हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद वो कोई भी अपनी बेल वर्गीय फसल लगा करके जी, पुनः उसी साइकिल पर जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि शामली वगैरह में, जी, जैसा आपने बताया कि शामली में वो लोग पपीता लगाते हैं, हाँ, जहाँ पे कच्चा माल वो बेचते हैं वो। हाँ। तीसरा सीजन होता है हमारा 1 अक्टूबर से लेकर के जी, 15 नवंबर तक पौध लगा सकते हो। हाँ जी। अब बात आती है कि अब इनको, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रिकॉशनरी कैसे लगाना चाहिए। यदि पौधा हमने 15 फरवरी से 31 मार्च के बीच में लगाया, हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके खेत में कम से कम 10 ट्रॉली गोबर की खाद अच्छा डालना चाहिए। 10 ट्रॉली गोबर की खाद और कम से कम 1 बैग DAP, 1 बैग SSP और 1 बैग MOP 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। अच्छा और कम से कम 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, अच्छा अच्छा। 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और उसमें आप रिजेंट वगैरह डाल करके खेत को पूरी तरीके से बेसल डोज दे दो। और कराने के बाद आपको कहना मार्किंग, आपको बढ़िया तरीके खेत की जुताई करनी है, और जुताई करने के बाद आपको चूने से मार्किंग करनी है। अच्छा, चूने से मार्किंग अब 2 तरीके से होगी, क्योंकि पपीते को हम लोग ड्रिप पे भी लगा सकते हैं, ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। यदि हम ओपन फील्ड में लगाते हैं तो आप देख रहे हो इस समय ये जिस भी किसान का ये खेत है, हाँ जी, उनको नराई का बहुत बड़ा भार पड़ा है उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। जिस और तरीके से नराई का, ये निराई गुड़ाई का मतलब है कि लीकेज। भाई किसान को क्या है ना, पैसा कलेक्ट करना है,
हाँ। वो यदि 1 रुपये कम डाल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, तो कम से कम 4-5 रुपये उनको रिटर्न मिलना चाहिए। हाँ। तो यहाँ उनका पैसा बहुत ज़्यादा गया है इसमें निराई गुड़ाई में। हाँ। यदि आप ओपन फील्ड में फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, लाइन से लाइन दूरी करनी है आपको 5 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी 7 या 8 फीट आपको कर लो। और इसमें जैसे आप दूरी की बात कर रहे हैं तो इसके डायरेक्शन के बारे में भी बताना मुझे प्लीज। देखिए, पूरे भारत में एक माप होती है, वो होती है एकड़। अच्छा जी। भाई कहीं पे वो बीघा हो सकती है, कहीं पे वो किला हो सकती है, कहीं पे वो कुट क्या बोलते हैं अब बिहार में होता है वो गट्ठा हो सकती है, और कहीं पे आपका मरले हो सकती है। अच्छा। ठीक है। 1 एकड़ में जो माप होती है वो 43,560 स्क्वायर फीट होती है जी। अब पौधा लगा हमें 8x5 पे, तो 8 बजे 40, 43,560 में 8x40 का हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारे पौधे निकल के आते हैं 1089, यानी कि 1100 पौधा आपको लगानी चाहिए। कहीं भी किसी भी नर्सरी से ले रहे हो तो कम से कम कुछ नहीं तो 10% पौधा एक्स्ट्रा लेके चलो। होता है कि पौधा मर जाते हैं लेबर की गलती से या कैसे भी, तो आप उसे फिलिंग कर सकते हो। जैसे भी आप देख रहे हो यहाँ पे लगभग 2 प्लांट मिसिंग है, 2-3 प्लांट मिसिंग है। हाँ, वो ये डेड हो तो गई इन्होंने क्या है कि प्रॉपर वही मंगाए हों जितने पौधे लग रहे हैं। जी। अच्छा, अब डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस हमें पौधे से पौधे की दूरी रखनी है हमें 8 फीट, और लाइन से लाइन रखनी 5 फीट। अच्छा। अब बेड जो बनेगा, अच्छा अब देखिए बेड में भी फर्क होता है। अब ये जो बेड नहीं है ये मैड है, ये मैड है। हाँ। यहाँ गलती क्या है, ये मैड है। ये बेड की जो चौड़ाई होती है कम से कम आपकी 1 मीटर होती है। 1 मीटर चौड़ाई होती है और लगभग 1 से 1.5 फीट उसकी ऊंचाई होती है, और वो परपेंडिकुलर होता है, आयताकार होता है। अब आयताकार होता है, अब हमने क्या करना है, हमने लाइन से लाइन 5 फीट हमने कर लिया। हाँ जी। 5 फीट के बाद में हमने क्या करना है, उसमें मल्च बिछानी है। अच्छा। ओपन फील्ड की बात कर रहा हूँ। और नीचे हम चैनल के माध्यम से पौधे को पानी देंगे, और जहाँ पानी का मॉइस्चर पहुंचेगा वहाँ पौधे को रखना है। जरूरी नहीं है उसे बीच में रखें। कभी कभी पौधा क्या है कि बिन पानी के भी मर जाता है और पानी से भी मरता है। तो हमने क्या करना है कि जहाँ पे हमारा पानी पहुंच रहा है कैपिलरी एक्शन से, वहाँ हमने पौधे को रख देना है। पौधा हमारा अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। दूसरा तरीका होता है ड्रिप इरिगेशन का। कायदे में तो देखो खेती ड्रिप पे ही अलाउड है ये। अच्छा, लेकिन किसानों के पास उतना पैसा नहीं होता है, तो फर्स्ट टाइम वो मल्च के साथ जाएं, क्योंकि उतने की मल्च नहीं लगेगी, उससे ज़्यादा उनका निराई गुड़ाई में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पौधे को भोजन दिया होगा किसान भाई ने, तो ये खरपतवार ने भी खाया होगा। हाँ। ठीक है। और खरपतवार ने खाया होगा और इसी में कीड़े पलेंगे, और कीड़े पलेंगे तो आकर के यहाँ बैठेंगे, और जिसमें कि इसमें रोग आने की संभावना, वायरस आने की संभावना बन जाती है। जी 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 जी। तो मल्च से क्या है कि जो मल्च का जो फायदे होंगे, कम से कम इन्हें 60% तो उनका पानी बचेगा। जी। दूसरा, खेत में खरपतवार नहीं होगा। और तीसरा क्या है कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी और मॉइस्चर बना रहेगा, और जब तक पौधे के अंदर मॉइस्चर रहेगा तो पौधा क्या हमारा कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहेगा। ठीक है ठीक है। तो जैसे आपने इतनी बात तो मुझे बता दी, पर ये नहीं बताया कि जब किसान भाई इसको लगाते हैं तो उसे कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी उसके लिए सूटेबल है उसके एरिया वाइज। देखिए, एरिया वाइज वैरायटियाँ होती हैं, कुछ होती हैं देसी वैरायटियाँ होती हैं, कुछ हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं। अब देसी वैरायटियाँ जिन किसानों को कच्चा बेचना है माल, हाँ जी, और कम ही उनका इकोनॉमी में काम हो जाता है, जैसे पूसा नन्ना हो गया, पूसा डवार्फ हो, वो लगाना चाहिए उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, और यदि उनके पास में पैसे का बजट है तो नॉनियो सीड्स की लगभग 4 वैरायटी हैं। पहली वैरायटी है रेड लेडी 786 F1 वैरायटी, और दूसरी वैरायटी है रेड बेबी। रेड बेबी। हाँ, तीसरी वैरायटी है EXP 15 जी। हाँ, और एक वैरायटी है इनकी येलो क्वीन। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी वैरायटी सारी महंगी महंगी हैं। तो रेड लेडी 786 जो है पूरे ऑल इंडिया में लगती है, और उसका मेन कारण लगाने का ये है कि पहली बात तो वो हाइब्रिड वैरायटी है, उसमें नर पौधे नहीं निकलते हैं। अच्छा। एक भी पौधा नर नहीं निकलता उसके अंदर। जी। दूसरा क्या है कि उसकी कीपिंग क्वालिटी। जी। दूसरे क्या है कि वो वैरायटी हर्मोफेरोडाइट है। जी। गाइनोडेलिसिस है। जी। अब हर्मोफेरोडाइट क्या होता है कि इसमें लगभग 5% उभयलिंगी प्लांट्स निकलते हैं, जिसके अंदर यानी कि नर फूल और मादा फूल दोनों होते हैं उसके अंदर। अच्छा अच्छा। जो देसी होता है उसमें क्या है, नर फूल लंबे लंबे निकलते हैं, लेकिन उसमें प्लम्प ऐसा होता है, गोल्ड टाइप का होता है। अच्छा। तो उसी से वो पॉलिनेशन होता है वो। जी। और रेड लेडी ज़्यादा लोग लगाते हैं, क्योंकि आड़ती जो है वो रेड लेडी की डिमांड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसका साइज भी नॉर्मल होता है। नॉर्मल यानी 500 ग्राम से लेकर वो 2.5 किलो 3 किलो तक का चला जाता है ये। जो हर्मोफेरोडाइट प्लांट होते हैं वो खेत में लंबे होते हैं, और जो उनका फल आता है वो भी कैप्सूल साइज आता है, लंबा आकार आता है। और जो फीमेल होती है बोनी होती है, बोनी पर गोल आता है, और काटने पे एकदम आपका ये भगवा सिंदूरी निकलता है ये। जी 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 जी। तो इसमें फिर जो आप पानी की बातें कर रहे थे, पानी किस प्रकार हमें देना चाहिए इस खेती को?
देखिए पानी हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो होता है हमारा चैनल के माध्यम से, जिसे हम नाली के माध्यम से बोलते हैं। हाँ, फ्लड दूसरा होता सिस्टम। है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, हाँ। हाँ, और ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि सिंगल लाइन नहीं डलती है, उसमें डबल लाइन डालती होती है जी। उसमें का थोड़ा किसान का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। अब खर्चा भी नहीं है, किसानों को यदि नॉलेज हो तो अपना पहले से ही वो अपना ड्रिप वगैरह का अपना ऑर्डर करके रखें, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर के वो लगवा लें। बहुत सस्ता है, 80-90% का सब्सिडी मिल जाता है। पहले तो ऐसा होता था कि पूरा 100% पेमेंट जमा करते थे जी। लेकिन अब क्या है, आपको सिर्फ फार्मर शेयर जमा करना है, इंस्टॉलेशन चार्ज जमा करना है। लेकिन होता क्या है, कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, वो लीज पे लेते हैं। अच्छा। मैं लीज वाले किसानों को मोस्टली ये कहूँगा कि यदि आप लीज पे लेकर के खेती करते हो तो पपीते से अच्छा कोई खेती नहीं है। लीज पे लेकर के लेंगे, मानो आपको 7,000 रुपये बीघे मिला, 8,000 रुपये बीघे मिला, फिर भी आपको प्रॉफिट रहना है इस खेती के अंदर। आपने क्या करना है, सिर्फ खेत को साल भर चलाना है आपको। साल भर चलाते हैं, साल भर मतलब आपने मार्च में खेती ली और मार्च अप्रैल में खेत खाली कर रहे हो आप। 1 साल ही चलेगा क्या ये? अगर लीज वाले लोग लगा रहे हैं तो उनको तो 1 साल में ही खेत मिल रहा है ना। हाँ। यदि जिनकी ज़मीन खुद की है तो कम से कम 2.5 साल चलेगा ये। हाँ। और 2.5 साल चलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो कैसे चलेगा, वो सारा किसान से रिलेटेड अपना रहता है जी। यदि किसान जो लीज पे लेकर के खेती कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, धान गेहूं। अब धान और गेहूं में होता क्या है कि कम से कम आप लगा लो भाई 6-6 महीने की फसल है। हाँ जी। ठीक है, धान हो या गेहूं हो, दोनों में ना कम से कम 1 लाख 1.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। जी जी। खेती को लगा करके। ठीक है, अब खेती में हम लोग 1-1.25 लाख रुपए लगा रहे हैं तो क्यों हम धान खेती करें, क्यों ना हम पपीते खेती करें। अच्छा। बशर्ते क्या है कि पपीतो खेती वहाँ पे नहीं करनी है जहाँ पर पे आपकी मिट्टी जो है वाटर रिटेंस मतलब इकट्ठा कर रही है, मतलब रुक रहा है पानी रुकता हो, जहाँ पे भरता हो। हाँ हाँ, जहाँ सैंडी सॉइल है यानी बलुई मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, वहाँ पपीता की खेती बहुत अच्छी है। काली मिट्टी, पीली मिट्टी जैसी भी हो। मेरा क्वेश्चन जैसे मैंने अभी करा था आपसे, आप मुझे समझा रहे थे कि जो किसान भाई इसको रेंट पे लेके करता है, अगर वो करे तो उसे 1 साल के लिए करनी है। हाँ, उसको 1 साल कैसे करनी है, अगर पर्सनल है तो उसको 2.5 साल करनी है। 2.5 साल करनी है। हाँ, तो उसको फायदा क्या है मुझे बताइए। अब मैं लीज वालों के लिए बता रहा हूँ। मानो कि चलो लीज पे उन्होंने जमीन ली, अब उन्होंने लीज पे लेकर के गेहूं खेती करते हैं, धान खेती, तो उनमें कुछ नहीं बचेगा। ज़्यादा हार्डली 1 एकड़ जमीन से 40-45 हज़ार बचेंगे। बिल्कुल हिसाब लगा लें, एक चीज़ का हिसाब लगा लें। अब उतना ही पैसा उन्हें पपीते में इन्वेस्ट करना है। पहली बात तो कि पपीते की जो पौध है वो 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में लग जानी चाहिए जी। ठीक है। अब मान के चलो ये जो रेड लेडी 786 वैरायटी है, जो उसका उत्पादन है जी, वो 90 से 120 किलो आता है। किसी पर 150 किलो भी हो जाता है, किसी पर 60 किलो भी आता है जी। हम एवरेज मान के चलें, यदि हम 60 किलो का भी हार्वेस्टिंग करें, 60 किलो का मतलब पकड़ लो आप, 1100 पेड़ों से हमारा जो 60 किलो का आया, हमारा 66,000 केजी माल निकला। अब 66,000 केजी में से लगभग 70% माल हमारा हार्वेस्ट हो गया दिसंबर तक। और उस समय जो एवरेज जो रेट रहेगा उसका, किसान को हमारे यहाँ यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं जी। भाई, महाराष्ट्र में रेट अलग रहता है, हमारे यहाँ अलग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ रेट 35 रुपए से लेकर के 35 रुपए, जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया तो उस समय 35 रुपए किलो होगा, फिर 30 रुपए किलो होगा, फिर 25 रुपए किलो, फिर 20 रुपए किलो माल जाएगा। और हमारा दिसंबर में आके माल पकड़ना बंद हो गया। ये लीज वालों के लिए। फिर उसके बाद किसानों को क्या करना है, एक बोरी लेनी है, बोरी, अच्छा, टाट की बोरी। और बोरी लगाने के बाद फिर वो मार्च में बेच सकते हैं। मार्च में मान के चलो अगर एक पेड़ पे अगर 15 किलो भी माल बचता है और 40 रुपए किलो माल जाता है, तो 15 चौका 60, यानी 600 रुपए का माल एक पेड़ पे निकल रहा है एवरेज। और ये बोरी जो बता रहे हैं इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? 10-12 रुपए की बोरी मार्केट में मिल जाती है, किसी भी अनाज मंडी से जाके ले सकते हैं किसान भाई। ठीक ठीक। तो उससे क्या पाला और कोहरे का कोई असर नहीं होगा। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये जो फार्म लगा हुआ है, ये प्लांट है, मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी दिक्कत में है, मतलब डेड होने की कगार पे है ये। देखिए, अगर इन्होंने ये बोरी जो टांग रखी है गलत कर रखा है इन्होंने, सॉरी ये जो कपड़ा टांग रखा है, ये कपड़ा नहीं डालना है, इसमें बोरी डालें तो ये प्लांट्स बच जाएगा। ऐसी बात नहीं है, प्लांट्स कोई ख़राब नहीं है जी। देखिए, ज़्यादा नहीं है तो ये साला कच्चे में बिकेगा, कच्चे में पैसा अच्छा मिल जाएगा। तो ये है, इनको बोरी टांगनी पड़ेगी। और इसमें ना न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब मानो ये पौधा इस समय डोरमेंसी पीरियड में है जी, तो इस समय इसको आपको सल्फर वगैरह, अमोनियम सल्फेट वगैरह या 0050 वगैरह देना पड़ेगा उसको। अच्छा अच्छा। जैसे अभी फर्टिलाइजर की खाद की बात कर रहे हो, हाँ, तो उसके बारे में बताइए किस प्रकार से हमें इसे देना चाहिए और क्या क्या बेस्ट है इसके लिए? देखो, पपीते को ना अपनी पूरी लाइफ में, यानी हमने पौधा लगाया 15 फरवरी से लेकर के हम जाते हैं 15 फरवरी तक,
15 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 से लेकर के हम जाएंगे 15 फरवरी 2026 तक हम साइकिल लगाते हैं। अच्छा, वैसे एक पेड़ को, यानी कि जो एक पेड़ स्वस्थ पेड़ होता है उसको नाइट्रोजन जो मिलती है वो मिलती है 200 ग्राम और फॉस्फोरस जाती है कम से कम 450 ग्राम और जो पोटास रहेगी कम से कम जाएगी 600 ग्राम हमारे इस एरिया में। अच्छा, अब वो क्या है कि धीरे धीरे कम ज़्यादा हो सकता है न्यूट्रिशन की वजह से कि भाई सॉइल कैसी है उसकी, सॉइल हेल्थ कैसी है उसकी। तो स्टार्टिंग में क्या है कि एक तो किसान को बेसल डोज समझ लो आप जी। बेसल डोज होती है जो मिट्टी में मिला कर देते हैं हम लोग। अच्छा, जो सपोज करो ये जो पौधा है अब इसकी जो फीडिंग रूट से यहाँ पर है वो, तो हम लोग क्या है ये खुरपी से या फावड़े से ऐसा खोदेंगे इसको जी, और जो भी न्यूट्रिशन दबा देंगे इसके अंदर, देन पानी दे देंगे, वो उसके रूट्स में चले जाएगा। हाँ वो ले लेगा रूट्स। अच्छा, तो इसे बोलते हैं बेसल डोज। एक होता है हमारा ड्रिंचिंग करना। अब ड्रिंचिंग में क्या होता है कि जो भी वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं वो हमने एक बैरल में घोले और घोलने के बाद हमने क्या करना है, हमारी स्प्रे पंप लेनी 20 लीटर की होती है, 15 लीटर की होती है जी। तो आपने क्या करना है उसका नोजल खोलना है, उस पर एक नपना बांधना है मग वगैरह और ऐसे चलते चलते जड़ों में ड्रिंच करना है। कितना वो एज के हिसाब से डिपेंड करता है, वो अलग चीज़ है। तीसरा रहता है इसमें स्प्रे करना। ठीक है। अब स्प्रे कैसे करते हैं, कीटनाशक की हम लोग स्प्रे करते हैं, इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, कुछ चीज़ों की स्प्रे नहीं करनी चाहिए इसमें जी। तो स्प्रे का वही होता है कि आपने एक बैरल लिया और बैरल में घोला और घोलने के बाद हमने पंप भरा, पंप भरने का इसकी स्प्रे करना, ऊपर से नीचे से सारा करना, इवन फ्रूट्स वगैरह सारा। ठीक है, ये सारा रहता है। अच्छा, जब इसे लगाते हैं तो इसमें सॉइल टेस्ट करानी चाहिए कि ये ऐसी लगा दे? देखिए कायदा में सॉइल टेस्ट करानी चाहिए, लेकिन अब सॉइल टेस्ट का इतना रिजल्ट अच्छा मिलता नहीं है। अब जब इसमें गेहूं हो रहा है, सरसों हो रही है, ईख हो रही है, तो खेत तो आपकी अच्छी है। यूँ भी कहा जाता है अगर आप पपाया फार्मिंग कर रहे हैं तो पपाया फार्मिंग के बाद उसमें पपाया फार्मिंग ना करें, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन होता है हमारे सॉइल का वो सारा खींच लेती है ये वाली फार्मिंग। ऐसा है जी। कोई भी फसल हम कर रहे हैं, धान हो, गेहूं हो या ईख हो, मक्का हो या पेड़ हो जी, जो भी हम खाद पानी दे रहे हैं, इवन ये जो तना का जो निर्माण हुआ है ये भी खाद पानी से हुआ है। जी 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 जी। अगर हम इसको काट करके चॉप करके खेत में फेंक देते हैं ये फिर भी खाद का काम करेगा। अच्छा, समझे। अब ये देखो इन्होंने पत्ते काट के डाल रखे, सारे ह्यूमस बन गया। हाँ। तो कम से जो न्यूट्रिशन जड़ के माध्यम से पौधे ने लिया तो वो तो यहीं पे रह गया, फल वाला ही तो गया आपके बाहर। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे रेड लेडी 786 वैरायटी है, ये इतना ज़्यादा प्रचलित क्यों है? प्रचलित होने का कारण यही है कि इसकी कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा है और दूसरा क्या है कि ये हर्मोफेरोडाइट वैरायटी है। तो इसमें क्या नर पौधे नहीं निकलते हैं। पहले क्या होता था देसी और हाइब्रिड तब आई कि जब लोगों को डिमांड हुई कि भाई मांग ज़्यादा हो रही है तो पपीता ज़्यादा से ज़्यादा हो। नहीं, पहले तो हम लोग देसी लगाते थे। देसी में क्या 50% मेल निकलते थे, 50% में फीमेल निकलती थी। मेल की प्रोडक्शन नहीं आती है तो किसान क्या है घाटे में जाता था। अब इसमें क्या है कि आप 1000 पौधे लगाओ तो 1000 के 1000 रुपये आपको फल मिलेगा। ठीक। अगर कोई किसान इसे करना चाह रहा है तो स्टार्टिंग मतलब उसने इससे पहले करी नहीं पपाया फार्मिंग, तो वो कितने से इसे स्टार्ट करे? देखिए यदि कम जमीन है और भरोसे की नर्सरी है तो आप अगर 6 बीघा खेत है तो आप 6 बीघे से कर सकते हो। अच्छा। हाँ, और जो ज़्यादा ज़मीन है उनके पास लेबर की व्यवस्था सही है, बाकी ड्रिप वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि कम ज़मीन वाले ना उनको ओपन में करना चाहिए और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनको ड्रिप पे करना चाहिए, क्योंकि संभव नहीं है, कोई लेबर बहुत ज़्यादा लग जाती है। अच्छा, तो फिर इसमें 1 एकड़ जो है हमारा 5 बीघे, तो इसमें कितने प्लांट आ जाते होंगे हमारे? देखिए 1 एकड़ जो है वो 43,560 स्क्वायर फीट का होता है और पौधे का जो हमने बताया ओपन के हिसाब से 8 पंजे 40, हाँ, यानी कि लगभग 1100 पौधे 1 एकड़ में आते हैं और 100 पौधे एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि जैसे कि जो गैप जैसे आपने दिखाया अभी जो डेड भी हो फिल जाते कर सकते हैं वो, जिससे कि खेत खाली ना रहे। ठीक है। फिर दूसरा, यदि हम ड्रिप पे लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी रखें आप, लाइन से लाइन रखें 7 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखें। और डायरेक्शन आपको जैसे कि सूर्य निकल रहा है हमारा पूर्व से और पश्चिम में हमारा जा रहा है तो पूर्व पश्चिम हमें रखनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि किसान ढलान के हिसाब से पौधे लगाता है कि हमारे पौधे का बहाव किधर है। हाँ। यदि बहाव उसका पूर्व पश्चिम नहीं है और उत्तर दक्षिण है तो उनको पूर्व पश्चिम ही लगाना पड़ेगा, तो रूटर कंप्यूटर माध्यम से पूर्व पश्चिम करा लें उसे। ठीक। जैसे अभी आपने बताया 1 एकड़ में हमारा 1100 प्लांट आ गए, मान लो 1200 कर लेते हैं क्योंकि कुछ खत्म भी हो जाते हैं उसमें, तो कितना खर्चा आ जाता है फिर भी इसमें? देखिए किसान के पास में
1 एकड़ ज़मीन को करने के लिए, यानी कि लगभग 1100-1200 पौधों को पालने के लिए, हाँ जी, उसके पास में लगभग 80 रुपये से लेकर के 120 रुपये पर प्लांट होना चाहिए टिल हार्वेस्टिंग तक। अच्छा, यदि उनके पास इतना पैसा है, साल भर तक लगाना है, वो ऐसा नहीं है एक साथ लगाना है। भाई प्लांट्स आएंगे, वो नर्सरी से आएंगे, खाद वो खाद वाले की दुकान से लेके आएंगे। दूसरा क्या, लेबर है, भाई उसमें आपको खाद डालना है या आपको स्प्रे करना है तो वो लेके जाएगा वो। तो इस तरीके चलता रहेगा। बाद में उनको जो है आपका सितंबर मिड से उनको जो प्रोडक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पैसा रिटर्न आना चालू हो जाता है। हाँ, तो जैसे उसने 1 एकड़ में लगा लिया, तो हमारे 1100 प्लांट से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये हमें इतना प्रॉफिट देके जाएगा? देखिए, मैं 1100 रुपये का एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। कोई यूट्यूब की तरह नहीं जो पहले लाखों बताते थे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने 1100 पौधे लगाए। फिर मैं बता रहा हूँ, हम बात करें यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ एरिया, बाकी एमपी में केस अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, और गुजरात का अलग है जी, और कर्नाटक अलग है जी। वहाँ पे क्या बल्क में ज़्यादा लगाते हैं तो वहाँ रेट डाउन जाता है। हमारे यहाँ का बहुत कम लोग लगाते हैं। एक पेड़ जो है जी, नॉनियो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, 90 से 120 किलो माल देता है। अच्छा जी। और एक फ्रूट का साइज 500 ग्राम से लेकर के 2.5 किलो 3 किलो तक जाता है जी, ठीक है। यदि हमने एवरेज औसतन एक पेड़ से 60 किलो माना, 60 किलो बड़े आराम से देगा, लेकिन 60 किलो आपका एक साथ हार्वेस्ट नहीं होएगा। वो लगभग 70% आपका, यानी कि 15 सितंबर से स्टार्ट होएगा और 15 सितंबर से लगभग दिसंबर फर्स्ट वीक, जब तक टेम्परेचर सही रहता तब पकेगा। उसके बाद पकना बंद हो जाएगा। 60-70% माल निकल जाएगा मार्केट और लगभग 30% माल बचेगा पेड़ के ऊपर। उसको बोरियां लगानी है और रमजान के महीने में आपको खेत से निकालना है उसको। तो एक प्लांट से जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो तो 2.5 साल आपने बताई, बिल्कुल। तो फिर कितना से हम प्रोडक्शन ले सकते हैं? देखिए, उसमें ना थोड़ा टेक्निक है। अब मैं आपको बता दूं, जब मैंने पूछा ही है। अब सपोज करिए ये प्लांट देखो, अब ये बिल्कुल खत्म है यहाँ पे। हाँ, आगे कुछ नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल। अब क्या है कि कुछ नहीं तो इसके अंदर लगभग कुछ नहीं तो होगा ये 6-7 किलो माल होगा जी, ठीक है। अब 6-7 किलो माल अगर ये मार्च में पका कर बेचेंगे तो लगभग पर लिए 250-300 रुपये का बिकेगा, ठीक है। अब ये टूट गया, लेकिन आपने क्या करना, जैसे ये फल सारे तोड़ लोगे आप, तो आपको ना इसे कोपल काटनी है ऊपर से ये। हाँ, ये 45 डिग्री के एंगल से आप कोपल काटेंगे। कोपल पे ना आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाएंगे। अच्छा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक मेडिसिन आती है, वो फंगिसाइड होती है। फिर इसके ऊपर आपको क्या है ना, एक बोर्डो पेस्ट टाइप का बना लेना है। फायदा क्या होगा इससे? जिससे फंगस ना लगे। अच्छा अच्छा। फिर क्या होगा, जैसे हम काटेंगे तो इसकी ब्रांचेज निकलेंगी। अच्छा। अब आप इसके अंदर 2 ब्रांच या 3 ब्रांच आप रखो। ये जो आप बता रहे हैं, ये ऊपर से इसको काटने का वो कब करें? टाइम क्या होता है? आपको करना है ये मार्च में करना है, फल तोड़ने के बाद फरवरी मार्च, मिड फरवरी के बाद स्टार्ट कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। टेम्परेचर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर ये आपका ये इस तरीके से फुटा लेना चालू कर देगा, फिर आपका चलेगा आगे के लिए। बढ़िया। मोस्टली का सारी कैनोपी खत्म होनी है इसको। चलिए हम लोग वापस अब टॉपिक पे आते हैं जी। जो इम्पोर्टेंट बात है कि किसान को 1 एकड़ से कितना पैसा मिलेगा जी और कितना खर्चा होगा जी। देखिए, पौध का रेट हर क्षेत्र में अलग अलग है। पौध का रेट जो रेड लेडी 786 का है, 16 रुपए से लेकर के 35 तक जाता है। अब 16 रुपए से 35 क्यों जाता है मैं आपको बताता हूँ जी। जहाँ पे ज़्यादा लोग पॉपुलेशन में प्लांट्स लग रहे हैं, वहाँ पे क्या है, वो नर्सरी वालों को जानते हैं कहाँ पे उन्हें ओरिजिनल प्लांट मिलेगा, तो किसान खुद ही चले जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें किसी यूट्यूब को देखने की भी जरूरत नहीं, उनको पता है कि कहाँ पे प्लांट्स बन रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और ये सब जगह पे यही है। अब यूपी में क्या है, यूपी में किसानों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उनको ना नर्सरी तक विजिट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम माल कहाँ से ले रहे हैं। जी जी जी। ठीक है। अब जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं पपीता बेच रही हैं, अब उनके पास पपीता है या नहीं मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बात करते हैं हम अपनी जो स्वास्तिक एग्रो बायोटेक एंड प्लांटेशन है जी, जो हमारी नर्सरी है। और एक जो हमारी कंपनी दूसरी है 2022 में ये हमने रजिस्टर्ड कराया था इसको, यथार्थ बायोटेक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें हम लोग क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, हमने आप किसान हो, हम कंपनी है, हमने यहाँ से आप एक एग्रीमेंट किया जी कि जो प्लांट्स आप हमसे ले रहे हो, चाहे पपीता है, चाहे केला है, चाहे अमरूद है, चाहे लेमन है जी, क्योंकि अपने क्या ना जिले जिले में छोटे छोटे मार्ट बना रहे हैं हम लोग, वो चल रहा है अभी। तो हम लोग क्या क्या आपको हमने एक प्रोडक्ट दिया और हमने ये गारंटी ली लिखित में कि ये वैरायटी आपकी रेड लेडी 786 है, ये रेड आपकी EXP 15 है, ये रेड बेबी है,
या आपका येलो क्वीन है, या आपकी कोई भी वैरायटी अन्य है। जी। दूसरा क्या, यदि हमारी वैरायटी में, तो हम एग्रीमेंट में लिखते हैं कि यदि वैरायटी में कोई प्रॉब्लम है, कि जो भी किसान ने पैसा लगाया अपनी खेती के अंदर, उसका हम 18% उसको हम रिवर्ट करेंगे, वापस करेंगे। जी जी जी। ये एग्रीमेंट किसान के साथ में होता है। अब बात आती है रेट की, तो रेट उस समय जो आजादपुर मंडी का रेट होगा, उस रेट से हम किसानों से वापस लेंगे। दूसरा, अब बात रेट की आ रही थी, जब हम लोग रेट की अभी बात कर रहे हैं, 16 रुपए से 35 रुपए, देखिए हमारा चला जाता है। हाँ। वहाँ पे क्या किसान खुद लेके जाता है। एक जो अप्रोक्स है वो फिर भी कितना प्रॉफिट हो जाता होगा? मैं वही बता रहा हूँ। अब प्लांट का ट्रांसपोर्ट हो गया, टेक्निकल सपोर्ट हो गया, और डॉक्टर की फिजिकल विजिट हो गई, वो सारा इंक्लूड करके वो किसान को बताते हैं कि भाई इतना हमारा पैसा लगेगा। क्योंकि किसान क्या है ना, महाराष्ट्र इधर उधर फोन करके पूछते भाई 16 रुपए का प्लांट वहाँ मिला, 17 का वहाँ मिला, 20 का वहाँ मिला, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा क्या है कि प्लांटेशन करने से, पौधरोपण से लेकर के टिल हार्वेस्टिंग, किसान के पास में 1 एकड़ जमीन के लिए लगभग 80,000 रुपए से लेकर के 1,20,000 रुपए की जेब में होना चाहिए। धीरे धीरे वो खर्च करेंगे, और इतना खर्च करने के बाद आप पकड़ के चलो, एक पेड़ से 90 से 120 किलो माल निकला। ठीक। हम मानते औसतन 1 ईयर में 60 किलो। अब 60 किलो एवरेज रेट, भाई 30 भी बिका, 25 भी बिका, 20 भी बिका, हम मानते सिर्फ 15 रुपए। 15 रुपए किलो। ठीक है। और 40 किलो माल हमारा हमने निकाल लिया दिसंबर तक, यानी कि लगभग 600 रुपए का माल आपका निकल गया। इसके बाद हमारा बचा उसके अंदर 30% माल बचा। 30% का मान लो आप, कम से कम 15 किलो 20 किलो माल हमारा फिर भी खड़ा है। वो हमारा बिका, मार्च अप्रैल का रेट बता रहे हैं आपको, 40 रुपए से लेकर 60 रुपए बिक सकता, 70 रुपए, हम 40 पकड़ रहे हैं। फिर भी आपका अगर 15 किलो माल निकलता तो 600 रुपए हो गए, तो 1200 रुपए आपके एक पेड़ से निकल आया। और हमने 1200 पेड़ अगर लगाते हैं तो लगभग 14 लाख रुपए का ग्रोस इनकम निकल के आता है एक एकड़ से। और इससे हम लोग 1.25 लाख उसका खर्चा निकाल दें तो आराम से 10 लाख रुपए वो किसान कमा सकता है। लेकिन स्ट्रेटजी के तहत ऐसा नहीं है कि आपने ओपन में लगा दिया और घास खड़ी है और भूल के लगा के। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन तरीका वही है, आपको ओपन फील्ड में आप लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट। यदि ओपन फील्ड में आप लगा रहे हैं तो मल्च जरूर लगाएं। ऐसा क्यों? मल्च लगाने से क्या है कि आपका खरपतवार पैदा नहीं होगा, सूर्य की किरणें, क्योंकि पानी की जो रिक्वायरमेंट है ना खेत में, वो क्या है कि समय समय पर अलग अलग है। जी जी। जैसे हमने फरवरी में प्लांट लगाया तो फरवरी में बिल्कुल कम रहता है, मार्च में उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, अप्रैल में और ज़्यादा बढ़ता है, मई में और ज़्यादा हो जाती है, और जून में और ज़्यादा हो, जुलाई में फिर बरसात आ जाती है, फिर पौधे की कम होती है। अच्छा, बरसात में पानी रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए जल निकास की व्यवस्था बना के रखें। कहने का मतलब ये है आपका जो लैंड है वो ऊंचा होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि ऊंचा नहीं होना चाहिए, जो बेड बना रहे वो ऊंचा होना चाहिए। हाँ, वो भी फिर ऐसा हो कि वहाँ पे पानी ना रुके। हाँ, पानी रुकेगा तो पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। हाँ, जो इसमें मेन मुझे लग रहा है जो प्रॉब्लम आती है वो है फंगस की। फंगस आती है इसके अंदर, बीमारियां आती है, जैसे कि आपका एक तो रिंग स्पॉट आता है इसके अंदर। अच्छा अच्छा। आपका लीफ कर्ल आता है इसके अंदर, जल गलन का आता है, तना गलने का भी आता है, समझे। तो वो आता है कि फिजोरियम एक आती है, एक बिल्ट आती है, तो उसमें से आता है वो रोग, लेकिन उसको ना हम प्रिकॉशनरी कर सकते हैं, कवर किया जा सकता है। उसको। जी जी जी। तो जैसे आपको इतनी नॉलेज है पपाया से रिलेटेड, तो आप मुझे ये बताएं ना कि भाई हमारे किसान भाई हैं, बहुत से पूछते रहते हैं कि भाई हम कहाँ से लगवाएं, क्या करें, प्लांट किस तरीके से लें, और कैसे जो सामने वाला है वो हमें गाइड करे। तो आप क्या बताओगे कि भाई मैं यहाँ से आपको बताऊँगा, यहाँ पर आपको पौधा अच्छी मिल जाएगी, या फिर इस तरीके की यहाँ पर गाइडेंस है, ये हमारी सर्विस है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, एक पौधे का ना बुकिंग टाइम होता है। हाँ जी। जैसे आज हमारी तारीख है, आज तारीख 5 जनवरी जी, 5 जनवरी सन 2025 है जी। अब 5 जनवरी से लेकर के हम आज की डेट से बात करें तो आप हमारे यहाँ पे, जैसे मेरी जो नर्सरी है जो पौधा बनाती है जी, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि 5 जनवरी से लेकर के आप जो प्लांटेशन होएगी वो 15 फरवरी से स्टार्ट होएगी, ठीक है, और 31 मार्च तक जाएगी। तो वो फरवरी तक हमारे यहाँ पौध बुक करा लें। अच्छा अच्छा। यदि फरवरी तक पौध बुक होती है तो हम उनको पौधा 15 अप्रैल तक दे देंगे, ठीक है। यदि वो जनवरी में पौध बुक करा लेते हैं, उनको हम पौधा 10 मार्च तक दे देंगे। इसमें ये टाइम रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आज ही वीडियो देखकर फोन लगा दे भाई हमको पौध चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। वही जुलाई अगस्त वाले में है सॉरी, यदि जुलाई अगस्त में पौधा लगाना है तो वो उनको क्या है कि पूरा यानी कि मई जून में वो बुकिंग करानी है, और अक्टूबर नवंबर के लिए उनको सितंबर तक उनको बुकिंग करा लेनी है। बेस्ट टाइम इनमें से कौन सा है? फरवरी तीनों का सही है, तीनों सही है।
फरवरी मार्च भी सही है, जुलाई अगस्त भी सही है, अक्टूबर नवंबर भी सही है। अब फरवरी मार्च वाले को क्या करना है हमें, इस तरीके से ढकना होगा उसको, फ्रूट को। और जुलाई अगस्त वाले को क्या है, ऊंचे पे लगाना होगा। अच्छा, वो बरसात होती है उस समय। बिल्कुल। और तीसरा होता है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, पौधा छोटा होता है, तो उसको ढकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो साड़ियाँ आती हैं पॉलीथीन की, और 4 लकड़ी लगा कर उसे ऊपर से पहना दो। अब आराम से फिटिंग वगैरह देते रहो। बस। अब बात आती है इसमें इंटरक्रॉपिंग क्या करना चाहिए। हाँ, इंटरक्रॉपिंग। हाँ, बिल्कुल, पपीते में इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए। हाँ। अब इंटरक्रॉपिंग में लगाओ इसमें हल्दी। अच्छा। हल्दी लगाओ, और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसमें, ये हल्दी के साथ में आप लगा सकते हो, हल्दी के अलावा ये गेंदा वगैरह लगा सकते हो। अच्छा अच्छा। गेंदे से क्या है ना, पॉलिनेशन वगैरह बहुत अच्छा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी इन्फॉर्मेटिव आपने हमें जानकारी दी। और बस मैं एंड करना चाहूँगा इस वीडियो का, और बहुत बहुत दोबारा से आपका धन्यवाद। और अपने बारे में थोड़ा सा और क्या कहना चाहोगे, अगर मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूँ? देखिए, वही है कि किसान के पास में प्रॉपर ज़मीन हो, अच्छी ज़मीन हो, जैसे कि हाँ चिकनी मिट्टी वगैरह ना हो। जी। वो देखिए, पपीता में तो कम से 1 सवा लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि थोड़ा करके ही अब चले तो आगे चल के सब ड्रॉप हो जाए। जी जी। और सरकार भी अच्छा उसमें अनुदान भी देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब और उस पर कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये अभी हार्वेस्ट किया है जिस फार्म में हम आए थे, और आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है रे भाई साहब। और इसको टेस्ट करके देखता हूँ मैं, कितना मीठा है भाई। ले यार, तू भी खा।